तो सरगम, एक बेहतर दिन के लिए जरूरी है अच्छी सुबह, और आपकी सुबह को अच्छी खबरों से तरोताजा करने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। बिल्कुल गुंजन, हिंदुस्तान की सेना पर हम सभी को नाज है। हाल ही के सालों में हमारी सेना न केवल मजबूत हुई है बल्कि स्वदेशी हथियारों से भी लैस हुई है। सेना के मेक इन इंडिया के इसी मिशन को नई ताकत मिली है। सरकार ने हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को और बढ़ाने के लिए बड़ा कदम भी उठा लिया है। बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत में इजाफे के लिए 70,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। ये सौदा रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कहा जा रहा है। इस सौदे से न केवल सेना को मजबूत करने की योजना है, बल्कि जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की सेना को सशक्त करने की भी तैयारी है। इस रक्षा सौदे के बाद न केवल समंदर में भारत की ताकत बढ़ने वाली है, आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत में कैसे बड़ा इजाफा होने जा रहा है। सैन्य ताकत में हिंदुस्तान की बड़ी झलक। जल, थल और नभ में बनेगा भारत की सुरक्षा का चक्रव्यूह। 70,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हिंदुस्तान की सामरिक ताकत को नया मुकाम देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कुल 70,500 करोड़ के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बड़े सौदे पर मुहर लगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस बड़े सौदे को अंजाम दिया है। इस सौदे के तहत नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। नौसेना में 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इन हेलीकॉप्टरों के लिए 32,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना को 307 होवित्जर तोप मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की ताकत मिलेगी। इनके लिए 3800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी सौदे से समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से लेकर आसमान तक हवाई हमलों से देश को सुरक्षित रखती है। नौसेना को मिलने वाले नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सुरक्षा के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत को नई ताकत देंगे। इस रक्षा सौदे के तहत वायुसेना को लंबी दूरी तक हमला करने वाला एक आधुनिक हथियार भी मिलेगा। इस नए हथियार को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। तैयार होने के बाद इसे वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। थल सेना को इस रक्षा सौदे से नई तोपें मिल जाएंगी। हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की रखवाली करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स को नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का बेड़ा मिल जाएगा। ये नए हेलीकॉप्टर आधुनिक सर्विलांस सेंसर से लैस होंगे। इससे इनकी निगरानी की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ये हाईटेक हेलीकॉप्टर दिन के साथ रात के वक्त भी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेंगे। 70,000 करोड़ का ये रक्षा सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, क्योंकि इस सौदे के ज्यादातर हथियार देश में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। INS विक्रांत हिंदुस्तान की शान है। उसी INS विक्रांत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने अंदाज में सलामी दी। कल राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर है। कल दौरे के पहले दिन ही वो INS विक्रांत पर पहुंची। नौसेना अध्यक्ष ने INS विक्रांत पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति के वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक से देश में बना INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने INS विक्रांत से जुड़े अफसरों और कोचिन शिपयार्ड की भी प्रशंसा की।
और चलिए अब बात हिंदुस्तान के मिशन अंतरिक्ष की भी कर लेते हैं। इस मोर्चे पर भारत के लिए दो बड़े शुभ समाचार हैं। पहली खबर गगनयान को लेकर सामने आ चुकी है। गगनयान के लिए टेस्ट रॉकेट के साथ 4 ऑर्बिट मिशनों में से पहला गगनयान मिशन इसी साल मई में लॉन्च होगा। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दी है। दूसरी अच्छी खबर मिशन मंगलयान से जुड़ी है, जिसे लेकर इसरो का बड़ा बयान सामने आया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने जरूरी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ऐसे में मिशन चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार है। In T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक और इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत की नई बुनियाद रखने की कोशिश की गई है और ये मुमकिन होने वाला है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की बदौलत, जिसके कुछ सफल परीक्षण किए गए हैं। इन टेस्ट की कामयाबी भारत के लिए नए गौरव के पल्ले आई है। इसरो की माने तो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने जरूरी टेस्ट को कामयाबी के साथ पूरा किया है। इस टेस्ट में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की अपनी क्षमता साबित की है। इस मिशन में ये एक और मील का पत्थर है। बकौल इसरो ये टेस्ट मार्च 2023 के पहले हफ्ते में बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में स्थित टेस्टिंग सुविधाओं में किए गए थे। परीक्षण को लेकर इसरो ने कहा कि किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए क्वालिफिकेशन और स्वीकृति प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। टेस्टिंग की चुनौतियों के बारे में इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान 3 मॉड्यूल अर्थात इम्पल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का एक संयोजन है। इंटीग्रेटेड अंतरिक्ष यान पर किए गए कंपन और ध्वनिक परीक्षणों ने लॉन्च पर्यावरण में संरचनात्मक अखंडता और उत्तरजीविता पर पर्याप्त विश्वास प्रदान किया है। इससे पहले बीते साल अक्टूबर में इसरो के अध्यक्ष ने बयान में बताया था कि जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किए जाने की संभावना है। कहा था कि लॉन्च पैड के लिए डिजाइन तैयार है। सुरक्षा के लिए एक बार अगर जमीन हमारे नियंत्रण में आ जाती है तो हम इस पर निर्माण शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन है, जिसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए भारत की तैयारी की कर लेते हैं। देखिए, साल 2024 के आखिर तक मिशन गगनयान लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका पहला परीक्षण इसी साल मई के महीने में होने जा रहा है। बुधवार को लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी दी। 3, 2, 1, launch. Right now, 170 meters per second. Slightly below nominal. Passing through 600 meters. गगनयान मिशन को रफ्तार के पंख लगने वाले हैं। इसरो अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब अंतरिक्ष में शान से तिरंगा लहराएगा। अंतरिक्ष में भारत को नई पहचान मिलेगी। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कमर कस ली है। इसरो की ये तैयारियां अनंत अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली हैं और इस मिशन के पहले चरण की तारीख भी नजदीक आ गई है। गगनयान मिशन की सफलता इसके एबॉर्ट टेस्ट पर निर्भर करती है। ये टेस्ट इसी साल मई के महीने में पूरा किया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद सरकार ने लोकसभा में दी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में बताया कि इसरो इस साल मई के महीने में टेस्ट करने जा रहा है। गगनयान मिशन के लिए ये पहला ऑर्बिट टेस्ट होगा, जिसे TBD-1 टेस्ट व्हीकल के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस मिशन के लिए कुल 4 अबॉर्ट टेस्ट होने हैं।
जिनमें ये पहला है। इसके बाद दूसरे परीक्षण यान TVD-2 की टेस्टिंग अगले साल की शुरुआत में होगी। ये गगनयान का पहला मानव रहित मिशन होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि टेस्ट रॉकेट और 4 एबॉर्ट मिशनों में से एक पहला मिशन इसी साल मई में लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरा अगले साल 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। सरकार की इस कदम से ऐसा लगता है कि मानव अंतरिक्ष मिशन की तरफ भारत एक बड़ा कदम बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में ये भी बताया कि अक्टूबर 2022 तक इस मिशन पर 3000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। मिशन गगनयान को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला ट्रायल खाली किया जाएगा, यानी पहली बार में इस यान को मानव रहित भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरा ट्रायल, जिसमें एक महिला रोबोट भेजी जाएगी, जिसे खुद इसरो ने तैयार किया है। इस महिला रोबोट का नाम है व्योममित्र। दोनों ट्रायल के आधार पर ही तीसरा ट्रायल किया जाएगा, जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जाहिर है, मिशन गगनयान की कामयाबी हिंदुस्तान को अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करवाएगी और इस मिशन की सफलता के बाद देश के लोगों को भी जल्दी ही स्वदेशी यान से अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिलेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं और आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां धूमधाम से रंगनाथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा वैसे तो मथुरा में निकाली, लेकिन इसके रंग दक्षिण भारत में भी नजर आए। आप देखिए मथुरा में निकली हाथी घोड़ा पालकी की ये शानदार तस्वीरें। सजे धजे गजराज, रथ खींचते हजारों हाथ, भगवान के गूंजते जयकारे साथ साथ। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मथुरा की सड़कों पर, जब दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर से रंगनाथ रथ यात्रा शहर से निकली। इसकी खासियत रही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। भगवान विष्णु को यहाँ भगवान रंगनाथ के तौर पर जाना जाता है, जबकि लक्ष्मी जी को माता गोदा के नाम से, जिनकी 52 फीट ऊंची चंदन की लकड़ी से बनी प्रतिमा बनाई गई। इसी प्रतिमा के रूप में रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस यात्रा के लिए रथ को खास तौर पर तैयार किया, जिसके डिजाइन में कई घोड़ों की सफेद आकृति के साथ इसकी वास्तुकला ध्यान खींचने के लिए काफी है। श्रद्धालु भी इस यात्रा से गदगद नजर आए। और ये रथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। रंगजी से भगवान रंगनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो वृंदावन के प्रमुख रास्तों से होकर 2400 मीटर 8 घंटे का सफर तय कर अपने ठिकाने पर पहुंची। इस दौरान रथ खींचने की होड़ लग गई। हर कोई रथ को अपना हाथ लगाने के लिए बेताब दिखा। कुछ लोग इसमें शामिल होने पहली बार पहुंचे। भगवान के भक्तों को बड़ा ही बधाई के पात्र है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ वृंदावन धाम में ठाकुर सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और ठाकुर जी आज रानी के साथ में यात्रा विराजमान है और अब तक यात्रा। धार्मिक नगरी मथुरा में ऐसे कार्यक्रम इसकी पहचान बन चुके हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण अपने हर रूप में प्राप्त होते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद निर्माता गुनीत मोंगा अमेरिका से स्वदेश लौट आई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। गुनीत मोंगा के फैंस बड़ी संख्या में एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए नजर आए। इस दौरान वो अलग अलग बधाई संदेश लिखे पोस्टर पकड़े हुए नजर आए। हाल ही में गुनीत मोंगा को उनकी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली और म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी भी वतन लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया और ऑस्कर अवार्ड जीतने पर बधाई दी।
ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद जब वो अपने स्वदेश वापस लौटे तो किस तरीके की दीवानगी फैंस के बीच नजर आई। मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे देश के लिए पहला ऑस्कर है फॉर एन इंडियन प्रोडक्शन। So this is just the start and it will open many doors. ये मौसम का बदला मिजाज कुछ ऐसा है कि हम सभी कंफ्यूज्ड हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि सूरज निकलता है तो गर्मी लगती है, बादल छा जाते हैं तो हल्की ठंड भी हो जाती है। मुंबई और हैदराबाद समेत कई जगह आसमान में बादल डेरा जमाए हुए हैं, कुछ जगह तो बारिश भी हो रही है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का आरंभ भी लगातार जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत की सफेद चादर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ताजा बर्फबारी के बाद सड़कों के दोनों तरफ सफेदी छा गई है, सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौसम का मजा लेने के लिए लोग लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ये नजारे बता रहे हैं कि मौसम करवट लेने लगा है। गर्मी शुरू हो गई है और बादलों ने राहत का इंतजाम कर दिया है। कहीं हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो रहा है तो कहीं आंधी और तेज बारिश ने किसानों के माथे पर पसीना ला दिया है। आप दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं, अब आने वाले 4-5 दिनों में काफी राहत रहेगी। थोड़ा बहुत हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बूंदाबूंदी भी रहेगी और साथ पूरे रीजन में ही बूंदाबूंदी रहने की उम्मीद है, जिसके कारण अभी कोई गर्मी का एहसास लोगों को नहीं होगा। ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहां शाम होते ही अचानक मौसम ने करवट बदली और जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। लोग खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। कानपुर में भी बारिश के फुहार ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। ठंड के बाद अचानक बढ़े तापमान से लोग परेशान थे। गर्मी से निजात मिली तो राहत की सांस ली। बहुत राहत मिली है। 30-35 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था। अभी मार्च का महीना स्टार्टिंग है और इतना टेम्परेचर होना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, और जो अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है उससे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है और मौसम काफी बढ़िया है। पहले बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी, अब काफी राहत मिल गई है। शाम भाई 5-5:30 बजे से अच्छा हो गया मौसम। बढ़ती गर्मी के बीच बारिश के फुहारें भले ही लोगों के मन को भिगो रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में लौट लौट कर आ रही आंधी और बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। 10 दिन बाद दोबारा लौटी बारिश ने जिले भर के किसानों को फिर से चिंता में डाल दिया है। हजारों हेक्टेयर में गेहूं और चने की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हवा भी आई और पानी भी गिरा था। हवा के कारण गेहूं और चने की फसल जमीन पे सो गई और नमी के कारण जो उनकी फलियां घेकरीवन होते जमीन पर गिर गई। को पानी और हवा तेज आई, पानी भी गिरा, इससे चने में जो गरियां लगी थी वो भी गीली हो गई है। तिरपाल ढक के उनको बचाया थोड़ा बहुत, फिर भी आसपास से सब पानी घुस गया उसमें। ये नजारा तेलंगाना का है, जहां विकाराबाद और जाहिराबाद इलाकों में जमकर बारिश हुई। ओले भी गिरे, इतने कि सड़कें सफेद हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई हो। मुंबई में भी नजारा झमाझम बारिश का है। सड़कें गीली हैं, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां बदस्तूर चल रही हैं। मौसम विभाग ने 17 मार्च तक मुंबई में लगातार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में किसानों को मौसम का ये मिजाज पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इस बेमौसम बारिश ने उनकी खेतों में खड़ी और काट कर रखी गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली में आंधी और बारिश ने संतरे की फसल को बर्बाद कर दिया। पुणे में भी जमकर बारिश हुई। कुल मिलाकर मौसम के बदले इस मिजाज ने जहां एक और गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए आफत ला दी है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, खरगोन से उमेश रेवालिया, वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लखनऊ वालों की सुबह बारिश की बूंदों के साथ हुई। आसमान ने रात भर मंडराते हुए सुबह होते ही बादल बरस गए। गर्मी की शुरुआत के बीच झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम के अचानक बदलने से लोगों को फिर से थोड़ी ठंडी का एहसास हुआ।
देखिए, कहीं पर गर्मी का मौसम है तो कहीं पर बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और कहीं पर बर्फबारी भी हो रही है। शुभ समाचार में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराते हैं जो अपनी कोशिशों से समाज की तस्वीर बदल रहे हैं। हमारे आसपास रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बार उस पर सवाल भी उठते आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आत्मनिर्भरता के फॉर्मूले से उसका हल निकालने की भी कोशिश की है। ऐसी ही है ये लड़की जिसकी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसका नाम है तापसी उपाध्याय। तापसी बीटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और कंप्यूटर साउंड में इंजीनियरिंग कर रही हैं, लेकिन आजकल वो अपने गोलगप्पों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हमने खुद तापसी से उनके स्टार्टअप की कहानी जानने की कोशिश की। आप भी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोलगप्पा कहें या पानीपुरी या फिर पुचका, इस स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं और इसे खाने के लिए लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोगों का नजारा बहुत आम है। लेकिन दिल्ली के तिलक नगर में इस गोलगप्पा स्टॉल की बात ही कुछ खास है, क्योंकि न सिर्फ इस दुकान की मालिक एक लड़की है और ये सब वो किसी आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि ये दुकान उनका एक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य भी काफी नेक है। सर, ये तो जो शुरुआत मैंने की थी, ये शुरुआत की गई है स्वस्थ भारत अभियान की, जिसमें हम आपको स्वस्थ यानी कि सेहत से भरपूर और एकदम हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड स्वाद के साथ सेहत भी चीजें देते हैं। पानी पूरी से एक छोटी सी शुरुआत की गई है, इसीलिए मैंने उसको स्टार्टअप का नाम दिया है, वरना हम और भी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं जो आपको गिल्ट फ्री फूड एंजॉय करा सके स्ट्रीट पर। 21 साल की तापसी उपाध्याय बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम बीटेक पानीपुरी वाली रखा है। दरअसल तापसी लोगों को हेल्दी खाना खिलाना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान की टैग लाइन भी रखी है सर्विस हेल्थ, और ये टैग लाइन उनके गोलगप्पों में साफ झलकती है। जो पानीपुरी है सर, इसको हम तेल में तल के नहीं बनाते हैं, ये एयर फ्राइड पानीपुरी होती है। तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो वो तेल नहीं, जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मैं ये कहूंगी। पानी पे तैयार कर रहे हैं, ये सारी प्रिपरेशन मिनरल वाटर से ही होती है और ये पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट से बनाया जाता है। यू माइट हैव नॉट हर्ड एवर ऑन स्ट्रीट्स कि आपको जो स्ट्रीट फूड है उसमें पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज किया जा रहा है। और ये पूरी भी नो मैदा पानी पूरी होती है, तो रिफाइंड रवे की है जी। ये आटा और सूजी का मिक्स होता है। जो हम चटनी बनाते हैं वो भी हम ऑर्गेनिक गुड़, इमली और खजूर की बनाते हैं। तापसी की यही लगन और लोगों का स्वस्थ खाना खिलाने की प्रबल इच्छा ही है कि दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर पानी पूरी खाने आते हैं। तापसी ने ये काम पिछले साल नवंबर में शुरू किया था और तापसी ने फिलहाल 4 ऐसे स्टॉल बना लिए हैं। साथ ही उनके पास 12 लोगों का स्टाफ भी काम करता है, लेकिन तापसी के सपने इससे कहीं बड़े हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इनको सैटरडे मार्केट में देखा था, जस्ट मैंने इनको टेस्ट करा तो टेस्ट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब इतना हाइजीनिक का भी इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, सब चीज अपना प्रिपेयर से बहुत ही अच्छा लगा। फ्रंट एयर फ्राइड है और ये वो नहीं है, कुछ ऑयली नहीं है और हाइजीनिक है, जैसे गर्ल्स काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छी मेहनत कर रही है लड़की बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन होता है इनका, तो हम सुन के ही आते हैं, सारी वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत मेहनती है, तो इसलिए टेस्टी भी है इनका। हमने पूरी फैमिली को लेकर, मेरे मामू ऑस्ट्रेलिया से आए, स्पेशली इनको ट्राई कराने के लिए लेके आए हैं। कहते हैं ना कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आप किसी के मोहताज नहीं होते। तापसी ने साबित कर दिया है कि हौसले को हुनर का साथ मिल जाए तो कठिन से कठिन सफर भी आसान हो जाता है। कुछ यही कहानी है बीटेक पानीपुरी वाली की, यानी स्वाद भी और सेहत भी। टेस्टी गोलगप्पे खाने हो तो एक बार जरूर ट्राई करें बीटेक पानीपुरी वाले के गोलगप्पे। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। चलिए कुछ दिलचस्प खबरों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। ये वो खबरें हैं जो बता रही हैं कि कितनी तेजी से जमाना बदल रहा है और तकनीक को कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल तेजी से लोगों का जीवन भी बदल रहा है, यानी कि आसान बना रहा है। लखनऊ में अनाज देने वाला एटीएम लगाया गया है। इससे पहले गोरखपुर और वाराणसी में भी इस तरह के एटीएम लग चुके हैं। योगी सरकार राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए
सरकार की ओर से इस तकनीक को अपनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में भी कुछ खास किया गया है। वहां पर एक स्टार्टअप कंपनी ने गर्मा गर्म बिरयानी देने वाली मशीन लगाई है, जो एटीएम की तरह ही काम करता है। इसके एटीएम के जरिए कोई भी अपनी पसंदीदा बिरयानी ऑर्डर कर सकता है। ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटलों में आज भी इंसान ही खाना परोसते हैं, लेकिन चेन्नई के कोलुत्तूर में कुछ खास पहल की गई है। यहां पर एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा अनोखा एटीएम लगाया है जिससे पैसे नहीं, गर्मा गर्म बिरयानी निकलती है। ये भारत का पहला मानव रहित फूड टेकआउट आउटलेट है जो एटीएम मशीन की तरह काम करता है। यहाँ पर जब आप एटीएम के जरिए अपना मनपसंद बिरयानी ऑर्डर करेंगे तो कुछ ही वक्त में वो हाजिर होगा। लेकिन यहाँ कोई वेटर आपको खाना नहीं परोसेगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। I came to Kolattur for visiting the Bhai Veetu biryani. They say that it's India's #1 like self-service and all. So that's why I came to visit here. I ordered a chicken biryani and the experience is too good and the biryani is too hot. चेन्नई के इस आउटलेट में 4 बिरयानी एटीएम लगाए गए हैं। हर एटीएम में 32 इंच की स्क्रीन लगी है, जहां अपने पसंद का मेन्यू देख सकते हैं। इसके बाद क्यूआर कोड से पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट होने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है और कुछ समय में ही आपके खाने का मनपसंद डिश शेल्फ के नीचे हाजिर हो जाती है, जिसे आपको खुद ही रिसीव करना है। स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि यहाँ पर जो भी व्यंजन बनाया जाता है वो कोयला और लकड़ी पर बनाया जाता है। इसी वजह से इसका स्वाद और खुशबू अन्य जगहों से अलग होती है। यही नहीं, कंपनी दावा ये भी करती है कि यहाँ की बिरयानी ताजा होती है। इसको बनाने में भी जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन मीट, सब्जी, वो भी एकदम ताजा होती है। This is not a vending machine wherein the food is pre-stored. This is a hybrid model wherein the package is being packed only based on your order. सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी पहल के काफी चर्चे हैं, इसलिए फूड लवर यहाँ की बिरयानी और नए कॉन्सेप्ट का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। First time we are taking like food from ATM. It's a very unique concept. I like it very much. As soon as I got the video related to this, and we are very much thrilled and excited to visit this place. And ultimately, finally, we got our prize like biryani. पूरे चेन्नई में 12 ऐसे ही मानव रहित बिरयानी टेक अवे आउटलेट लॉन्च करने की कंपनी की योजना है और फूड डिलीवरी के समय को भी घटाने पर कंपनी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आप और हम एटीएम से पैसे ही नहीं बल्कि राशन भी निकाल सकते हैं, है ना ये चौंकाने वाली खबर। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, लखनऊ में एटीएम जैसी मशीन देने वाली मशीन लग गई है। आने वाले दिनों में कुछ और शहरों में इसी तरह की मशीन लगाई जाएंगी। सरकारी राशन की दुकान में लगी इस मशीन से उन्हीं को राशन मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। इसके लिए पहले की तरह अंगूठा लगाना होगा। पहचान साबित होने के बाद ग्राहक राशन देने वाली मशीन के पास जाएंगे, फिर वो मशीन से निकले राशन को अपने थैले में भर सकेंगे। इससे कालाबाजारी रुकेगी और ग्राहकों को पूरी तरीके से राशन मिल सकेगा। ये नया तरीका लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। अच्छी सुविधा हो जाएगी, मतलब थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले लाइन लगाना पड़ता था, अब लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जो कम की मतलब राशन कम मिलता था उसमें भी मतलब सुविधा मिलेगी कि अब कम नहीं है।
आपने ई पॉस मशीन को और ये जो ग्रीन एटीएम है दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। ग्रीन एटीएम एक ऐसी मशीन है, देखिए, जहां पर लगभग 5 कुंटल खाद्यान्न उसमें ऑलरेडी भरा रहता है और उसके बाद जैसे ही कार्ड धारक अंगूठा लगाएगा ई पॉस मशीन में, ग्रीन एटीएम और आपका जो ई पॉस मशीन आपस में जुड़ी हुई है। जैसे इधर अंगूठा लगेगा वो मशीन वहां से एक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन आएगा कि पहले गेहूं गिरना है कि चावल गिरना है। आपने गेहूं अगर आपने विकल्प कर दिया तो यूनिट के अनुसार गेहूं अपने आप तौल कर वहां से गिरना शुरू हो जाएगा और नीचे जो मशीन रहेगी, जो आप लेके आए होंगे, जैसे मतलब बोरी या जो भी लेके आए होंगे, उसमें गेहूं गिर जाएगा। जब आप कहेंगे चावल कहेंगे तो चावल गिर जाएगा। अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी के बाद दिल्ली में उनकी शादी का रिसेप्शन हुआ, जिसमें राजनीतिक जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, शशि थरूर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे। जया बच्चन भी समारोह में नजर आईं।